तो अभी तक हमने देखा था कि जब जिन वियान लू के ऊपर अटैक करने वाला था तब सियाओ फान ने वहां पर आकर उसके अटैक से लू को बचा लिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन ने अभी भी सीनियर सोंग को वहां पर घेर रखा था और वो अभी भी उसे अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर सोंग इतने आसानी से उसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वह अभी भी किसी तरह से अपने पावर का यूज करके इसका सामना कर रहा था। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सिहाओ और मिस यान भी यहाँ पर आ गए थे और वे तुरंत इसके ऊपर अटैक करके उसे रोक देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन भी एक पेड़ के ऊपर आकर बैठ गई थी और वहीं सियाओ सीनियर सोंग से पूछता है कि क्या आप ठीक है। तब इस पर सीनियर सोंग उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो और मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पर पूरी तरह से केयरफुल रहना, क्योंकि वो असल में हे हुआन सेक्टी की डीमन लेडी है। तभी हम देखते हैं कि जिन सियाओ को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगती है और कहने लगती है आखिरकार तुमसे मेरी दुश्मनी क्या है जिसकी वजह से तुम इस तरह से मेरे ऊपर अटैक करके मुझे मार देना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि सिहाओ के ऊपर इसके चार्म पावर का ज्यादा असर नहीं होता और कहता है कि तुम जरूर ही फेमस ब्यूटीफुल लेडी जिन फिंगर होगी। तब इसकी बात सुनकर जिन उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। तब इस पर सियाओ उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत पहले सुना था, लेकिन तुम्हें भी पता होना चाहिए कि टियानमिन टेम्पल और चिंगम सेक्ट दोनों ही राइटर्स पाथ से है और इसीलिए अगर तुम फाइट करना चाहती हो तो सबसे पहले मेरे साथ में फाइट करो। तब यह सुनकर जिन उससे पूछती है कि तुम चिंगम सेक्ट के कौन से मास्टर हो, जिसके बाद सियाओ कहता है कि मैं कोई भी मास्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो चिंगम सेक्ट के टुंटियाम पी का सियाओ इकाई हूँ। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो उसे फैंसीयांग वैली के मिस यान के बारे में भी बताता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जिन को इन तीनों से ज्यादा डर नहीं लग रहा था और इसीलिए वो इनके सामने आते हुए कहती है कि तुम तीनों तो 3 सेक्ट से हो और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार तुम में से कौन सा सेक्ट ट्रेजर को हासिल करेगा। लेकिन इस पर सियाओ कहता है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम उस ट्रेजर को डीमन सेक्ट के हाथों में नहीं जाने देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर सोंग ने एक बैरियर को क्रिएट कर लिया था ताकि अगर जिन इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे तो वो उसके अटैक से बचा सके। वहीं उधर हुआन भी ग्रैंडपा के साथ में आगे बढ़ते हुए कहीं पर आ गई थी जहाँ पर की गाँव भी इनके प्रोटेक्शन के लिए इनके साथ में होता है। लेकिन वहीं ग्रैंडपा बहुत टाइम से चलते हुए थक गया था और इसलिए वो कहने लगता है कि मुझे मानना पड़ेगा कि मैं भी अब ओल्ड हो गया हूँ, क्योंकि इतने दूर चलने से ही मेरी सांस फूलने लगी है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी भी आ गया था जो ग्रैंडपा से कहता है कि क्या अभी भी तुम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का काम करते हो। तब इस आदमी को देखते ही ग्रैंडपा हुआन से कहता है कि तुम यहाँ से थोड़ी दूरी बना लो और मैं जब तक तुम्हें ना बोलूं तुम वहाँ से मत आना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआन यहाँ से नीचे उतरते हुए गिरने वाली थी, लेकिन गाँव ने सही समय पर आकर उसे बचा लिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि उस आदमी को देखते ही गाँव पूरी तरह से हैरान हो गया था। इसलिए हुआन उससे पूछती है कि क्या तुम उसे जानते हो, लेकिन इस पर गाँव अभी भी उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी ग्रैंडपा के साथ में अकेले में बात करने लगा था और फिर उससे पूछता है कि तुम इतने ज्यादा एज के कैसे हो गए। तब इस पर ग्रैंडपा कहता है कि मैं कोई मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने वाला नहीं हूँ और कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे डॉटर के बारे में सुना है। तब वो आदमी कहने लगता है कि जब हम जवान थे तब उस समय तुमने मेरे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए स्टार प्रेडिक्शन का यूज किया था। और इतनी बात कहने के बाद वो ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में याद है, लेकिन इस पर ग्रैंडपा उससे कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद वो आदमी उसे कहने लगता है कि उस समय तुमने मेरे बारे में बहुत सारी निगेटिव एनर्जी के बारे में बात किया था और कहा था कि वे मेरे बच्चे और वाइफ को नुकसान करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर में मैंने अपने वाइफ को खो दिया और अब मेरा कोई भी बच्चा भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंडपा उसके ऐसे बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और वो आदमी से कहता है कि हम दोनों में से कोई भी ज्यादा टाइम के लिए इस दुनिया में नहीं रहने वाला और इसलिए आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मुझे स्टार प्रेडिक्शन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके अलावा मैंने उस समय जो भी कहा था वह तुम्हें एरोगेंट देखकर बोला था और मैंने जानबूझकर उस समय तुम्हें धोखा दिया था। तब इसकी ऐसी बात सुनते ही वो आदमी इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके जोर जोर से हंसने लगा था और इसलिए इसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह किसी बड़े दर्द में है। इसके बाद वो ग्रैंडपा से कहता है कि लाइफ बहुत ही जल्दी गुजर जाती है और इसलिए कौन जानता है कि हम फिर से कब मिलेंगे।
तब इस पर ग्रैंडपा उसे कहता है कि मैं तो बहुत ही अच्छे से जी रहा हूँ, जबकि तुम्हारे तो यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तुम्हें खुद के बारे में चिंता करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि हुआन भी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन असल में उसे भी इस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानती। तब इस पर हुआन अपना सिर हिलाते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं। जिसके बाद वो आदमी उससे कहता है कि तुम मुझे वान रेंग वांग बोल सकती हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगा था, लेकिन इसी के साथ वो कहने लगता है कि पास्ट मुझसे बहुत ही पीछे है, इसलिए अब मेरे पास में केवल सुंदर यादें ही बची हुई हैं। और फिर वो कहने लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग खुद को ग्रेट समझते हैं, लेकिन असल में अभी भी वे कुछ भी नहीं है। तब इस पर ग्रैंडपा कहता है कि तुम हर किसी को चेस का हिस्सा समझते हो, जबकि तुम भी तो इस गेम का हिस्सा हो। इसके बाद अगले सीन में हम एक लेडी और एक आदमी को देखते हैं, जहाँ पर वो लेडी आदमी से कहती है कि सेक्ट मास्टर तो गुली यानी कि सियाओ फान के ऊपर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हमें यहाँ पर उससे छुपा कर क्यों भेजा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि घोस्ट किंग ने बात करने के लिए उसे अपने पास में बुलाया था, जहाँ पर उसने बताया था कि मैंने सियाओ फान को हेवनली बुक को सिखाया था और शुरुआत में मैंने सोचा था कि उसे इसे मास्टर करने में कम से कम 30 साल जरूर लगेंगे, लेकिन असल में उसकी एबिलिटी बहुत ही तेजी से डेवलप होने लगी है और उसने केवल 10 सालों में ही इस तरह के बेसिक कल्टीवेशन को मास्टर कर लिया। इसलिए वो कहने लगता है कि अगर इतना टैलेंटेड आदमी घोस्ट किंग सेक्ट को लीड करेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि उसका फ्यूचर लिमिटलेस होगा। लेकिन असल में इसके बाद भी उसे सियाओ फान के ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है और इसलिए उसने इन दोनों को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि लू अभी भी सियाओ फान का पीछा कर रही थी और उसी के साथ वो इसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाओ फान ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और वह फिर से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लू उसे सामने से घेर लेती है और उसी के साथ उसने इसके गर्दन के ऊपर अपने तलवार को भी रख दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान अब इसके बारे में कुछ भी नहीं करता और वो बिल्कुल चुपचाप इसके सामने रुक गया था। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि जंगल के एक जगह में से बहुत सारी एनर्जी बाहर आने लगती है और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ट्रेजर यहीं से सामने आएगा। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।